ये सर वो है कुत्ता मैकेनिक। सर आप नाम सर आप जहाँ बोलो सर वहाँ कर सकते हैं सर। क्लास चल लेते हैं, थोड़ा सा फंसा हुआ है ना। ये तो सर कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करोगे? सर वेव्स वगैरह तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज हिमांशु। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर क्या करता है? तुम्हारा 12,000 का चलान करता है। वेव नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया है, कैपेसिटर चल रहा है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर, याद रखना है, लोग गलती करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। हाँ जी, अरे वो जानते ही हो पांडुगिरी कर रहा था, सर ऐसे तो मत करो सर। ये सर मेरे साथ लेके जाते हैं, इन दोनों को लेके जाते तभी चलान कटा लेके जाते सर तो मेरा चलान कटता है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज्यादातर जगह पे आपको चार्ज मिलेगा, चार्ज नहीं होता क्योंकि एक कैपेसिटर चार्ज हमेशा जीरो, और अगर नेट चार्ज जीरो नहीं है तो कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, so capacitor is an arrangement to store electrical energy in the form of electrical field between the plate. ठीक है, ठीक है। तो the term capacitor is used only for parallel plate capacitor having net charge zero। समझ आ गया? So the capacitor term आप parallel plate capacitor के लिए यूज करो, ठीक है? So capacitor is an arrangement to store electrical energy in the form of electrical field between the plate. The term capacitor is used only for parallel plate capacitor having net charge zero। अब तो capacitor बना कैसे दिमाग में आया? तो आप देखो जा, एक ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V नॉट है, इसका बॉडी का पोटेंशियल V नॉट, अगर किसी भी बॉडी के चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल V नॉट है। अब हम एक न्यूट्रल बॉडी को इसके पास ला दें, न्यूट्रल कंडक्टर को इसके पास ला दें, क्या होगा? तो चार्जेस इंड्यूस, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल इसका बढ़ेगा घटेगा इस बॉडी का। तो भाई पहले चार्ज V नॉट था, अब होगा V नॉट माइनस V नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल और प्लस V पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। जैसे चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी लाओगे तो न्यूट्रल बॉडी में आयनाइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज उसी बॉडी का पहले वाले का पोटेंशियल को घटा देगा और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा देगा। नेट इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई। घटेगा। उसका कारण ये है कि जो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्लोज है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। क्या बनेगी स्टेटमेंट? नियरनेस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज
अब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, C is equal to Q by V, ठीक है। सो इनवियरनेस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस। मेरी बात समझ में आ रहा है? Q is equal to CV, तो C equal to Q by V। रोशन बात समझ में आ गया? तो किसी भी कंडक्टर के पास में अगर कोई किसी चार्ज बॉडी के पास में दूसरा कोई न्यूट्रल बॉडी आप रखोगे तो उसकी पोटेंशियल घटेगा, कैपेसिटेंस। फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि यार पोटेंशियल घट रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को भगा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ क्या बोलो मैंने ये बताया भाई, वो स्टेटमेंट है, ये मैंने V0 माइनस मैंने आपको ये बताया कि इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल घट गया ना, और पोटेंशियल घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, बोलो इधर जिन्होंने पूछा था तो क्या लगाया लोगों ने दिमाग, लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इसकी अर्थिंग कर ठीक है। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे आपको बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि अब पोटेंशियल क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा, एब्रप्टली घटेगा और कैपेसिटेंस एब्रप्टली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल तो मतलब पोटेंशियल बढ़ने में रुकावट था। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्रास्टिकली एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो अब कैपेसिटेंस काफी बढ़ जाएगा। अब तो नेगेटिव बचा है ना, तो सारे के सारे यूटिलाइज नहीं करते इसको, पॉजिटिव वाले को टच थोड़ी कर रहा है, चार तो रहा है ना, क्या हो गया? जैसे पिछले केस में आपने यूटिलाइज किया था, ये कहाँ पिछले केस में यूटिलाइज करा था, वो मैंने यूटिलाइज मैंने समझाने की कोशिश की थी। एरो का मतलब ये नहीं जा रहा है, मैंने कहा उसके नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसका नेट पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव। जान ही रहा है यहाँ पॉजिटिव की जाने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने की वजह से कैपेसिटेंस इसका काफी बढ़ जाएगा। तो यहीं से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। आगे सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जरूरी नहीं कि कैपेसिटर का है, कैपेसिटेंस किसी भी बॉडी का हो सकता है। कैपेसिटेंस होने के लिए कैपेसिटर होने की जरूरत नहीं, किसी भी बॉडी, कोई भी, जैसे वाटर भी तो बड़ा पानी स्टोर कर रहा है, उसको टैंकी में बोलता है, उसी तरीके से ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है, when charge is given to a body, when charge is given to a body, its potential बोलो इंक्रीज। जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज दोगे, कैसा भी बॉडी हो, किसी भी शेप साइज की बॉडी हो, और हम उसको चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यू चार्ज देंगे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये देखा गया है, जितना चार्ज देंगे उतना प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं। तो C को बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। So capacitance is charge given to raise potential by unity. 12th class की definition। यहाँ तक समझ में आ गया? अब पहली बात, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा?
हिमांशु जी सर। किस पे डिपेंड करेगा? ये बात थोड़ा टाइम और देते हैं। पहला लिखते हैं कैपेसिटेंस क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है विद ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? फैराड। सर कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है तो कूलम वोल्ट नहीं पर वोल्ट नहीं कूलम वोल्ट। दूसरा कैपेसिटेंस किसी बॉडी का किस पे डिपेंड करेगा? तो कुछ लोगों ने बोला कि चार्ज पे और पोटेंशियल पे। सर बॉडी का याद रखना यहाँ पे मैंने बोला है कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। याद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल पे तो करेगा किस तरह की बॉडी है, मटेरियल ऑफ बॉडी। और दूसरा शेप एंड साइज यानी ज्योमेट्री। याद रखना है पोटेंशियल और चार्ज पे नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करेगा। आपको लगेगा फॉर्मूला में C = Q/A, जितना चार्ज होगी उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल बढ़ जाएगा और रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मटेरियल ऑफ बॉडी ज्योमेट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब हम कुछ सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ सम कॉमन बॉडी और कैपेसिटर। तो मैं पहला ले रहा हूं स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस r। देखो कैपेसिटर होने के लिए चार्ज होना जरूरी है। कैपेसिटेंस होने के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं। जैसे इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, इसमें पानी खाली है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? खाली कैपेसिटी 1 लीटर है। बॉटल चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो, बॉटल चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो चाहे आधा भरा हो, इसकी कैपेसिटी तो 1 लीटर ही बोलेंगे ना। इतनी की टैंकी खाली है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो ठीक है। सो स्फेरिकल मतलब, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम चार्ज क्यों अज्यूम करेंगे इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तब भी। सो अज्यूम चार्ज क्यू। मुझे बताइए इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? K/R। बाकी उसका फॉर्मूले कब याद होंगे? जो होते 5 साल लगे। अभी भी क्या ठीक है। तो कैपेसिटेंस 4πε0। कैपेसिटेंस जो है इस केस में आपका 4πε0 आएगा। तो एक चीज तो याद रखने वाली बात ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितना बड़ा स्फीयर उतना बड़ा स्फीयर का कैपेसिटेंस। तो दो बातें हम और इसमें लिखेंगे। अर्थ क्या है? स्फीयर है, बहुत बड़ा है। और क्या है? अर्थ जो है वो आप एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर मानोगे उसको, कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है कि पता चले दो वायर को, मतलब 2 पॉइंट को जोड़ के वायर करंट नहीं फ्लो करता है, बट हाँ चार्ज है इसके अंदर। तो अर्थ इज अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। अर्थ आपका डाइलेक्ट्रिक
इसका पोटेंशियल क्या लेते हैं? इसका इट्स पोटेंशियल इज assumed to be zero. इसकी पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो जब हम इसकी पोटेंशियल जीरो मानते हैं तो कैपेसिटी कितनी हो गई? इनफाइनाइट। जब आप देखो पोटेंशियल को चेंज कराने के लिए जितना चार्ज दे रहे हैं वही तो कैपेसिटेंस है। तो जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा मतलब हमेशा जीरो ही रहेगा, जितना मर्जी चार्ज डाल दो तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट। तो अब फिर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इट्स पोटेंशियल इज assumed to be zero। तो पोटेंशियल आपका जीरो है, कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इसीलिए किसी भी बॉडी की जब अर्थिंग करोगे तो उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। लेकिन if अर्थ is assumed to be earth is assumed to be a spherical conductor, अगर हम उसको कंडक्टर माने तो क्या होगा? नहीं कभी इतना ज्यादा नहीं, 4 पाई कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लगा सकते हैं तब। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 10 टू पावर 9 और रेडियस 6400 किलोमीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो 711 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो ये डाटा याद रखने के लिए कि अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो इसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड। ठीक है समझ आ रहा है आगे दिव्यांग समझ में आ रहा है? कुछ और दिमाग में तो नहीं चल रहा? लिख लिया आपने सबने? Yes, sir. ठीक है तो ये बात हो गई। अब आते हैं दूसरा, ये तो स्फेरिकल क्या था? ये क्या था? स्फेरिकल कंडक्टर था। अब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भाई 2 प्लेट्स होने चाहिए। हाथ ध्यान नहीं दे रहे हो, छोटी छोटी बातों को बैठ के क्या करना है? अर्थिंग करेंगे बाहर वाले, ठीक है? अर्थिंग करेंगे, जिसकी अर्थिंग करते हैं उसको चार्ज नहीं देते हैं। जैसे हमने अभी कैपेसिटर की प्रिंसिपल पढ़ा था तो यही पढ़ा था, हमने दूसरे वाले को चार्ज थोड़ी दिया था। किसको दिया था? चार्ज हमने इसको दिया था, दूसरे वाले को तो अपने आप चार्ज नहीं हो गया था। तो इसमें भी जिसकी अर्थिंग करेंगे उसको चार्ज नहीं देंगे, वो जिसको अर्थिंग नहीं करेंगे उसको देंगे। इसको चार्ज अगर हमने क्यू दे दिया तो जो अर्थिंग वाला पोर्शन है उसको कितना चार्ज रिड्यूस होगा? ध्यान में इसमें माइनस क्यू ए बाई बी क्यों होगा? तो डायरेक्ट आमने सामने है, इसमें सिर्फ माइनस क्यू होगा। अंदर वाले पे अगर अंदर की अर्थिंग करोगे तब माइनस क्यू ए बाई बी होगा, बाहर वाले की अर्थिंग में अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। ये हमने कैपेसिटर किया था। अब मेरी बात ध्यान से समझना है, हमारे पास 2 सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। मेरे को बताइए, एक सरफेस का पोटेंशियल V मान लेता हूं और दूसरे सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? भाई जिसकी अर्थिंग की है उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0। अर्थिंग करते ही पोटेंशियल बॉडी की 0 हो जाती है। अब मुझे बताइए पहले सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? फॉर्मूले से ये तो V लिख लिया, कितना होगा ये बताओ? -Q/V। हां A -Q। तो पहले हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अभी आ जाए, ठीक है। तो ये होगा Q बाई A। माइनस चार्ज है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B।
बस खत्म कहानी Q by 4 pi epsilon naught आ गया 1 by a minus ठीक है तो C is equal to Q by V तो Q है Q और V है Q by 4 pi epsilon naught 1 by a minus 1 by a Q से Q को काट दो ये हो जाएगा 4 pi epsilon naught upon आ गया कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का समझ में आ गया टेस्ट है कब जो टेस्ट है 16 को सर ये वाला चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट होने की तरह बढ़िया आगे मतलब कल हम लोग कर मुझे रेंजर खराब कर दो पिछले क्लास में सर ने बताया था लाइट जला दो अरे ये क्या हो रहा है मेरी सर देखिए ये तो अरे ये मतलब क्या हो रहा है ठीक है अब बात करेंगे दूसरा वाला जो सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये काम है चल कोई इसका कैपेसिटेंस निकालो इसका कैपेसिटेंस फटाफट इसका इसका कैपेसिटेंस अंदर वाले की अर्थिंग कर दी एक बार और इसकी कैपेसिटेंस निकालना है इसकी कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ कितना लेते हो अन्य बोला ऐड कर देंगे तो जी है ना आगे का 40 है ना अरे ये होगा कितना सिंपल सर ये हो जाएगा C is equal to 4 pi epsilon naught AB upon 3 minus n plus 4 pi epsilon naught B हाँ रोशन किया है या याद है याद है याद ही है सुनो मेरी बात अब देखो मैंने क्या कहा है किसको चार्ज देंगे अंदर इधर बाहर वाले को चार्ज देंगे जिसकी अर्थिंग है उसको कितना चार्ज होगी बाहर वाले को चार्ज क्यू दे देंगे अब अंदर वाले पे चार्ज क्यू डैश मान लेते हैं तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेना है डिफरेंस लेना है तो मैं एक को 0 नहीं 0 क्यों मान लूं ऑलरेडी अर्थिंग मान लूं शाम तक मैं बाहर वाले का पोटेंशियल v मान रहा हूं अंदर वाले का पोटेंशियल 0 क्योंकि मेरे को डिफरेंस चाहिए बाहर वाले का पोटेंशियल v अंदर वाले का पोटेंशियल अब हर मेरे को बाहर वाले का पोटेंशियल ये तो v की टर्म में आ गया वैल्यू बताओ क्या होगा q और q डैश की टर्म चलो हिमांशु देखो तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी वजह से q by v और दूसरे की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश by v ये बात समझ में आ गया सबकी बात समझ में आ गया पक्का अब आप ऑलरेडी जानते हो
अपूर्व, यहाँ माइनस किया प्लस किया what is q dash? Charge on the surface of inner. हाँ, माइनस क्यू माइनस क्यू ए बाई बी, ये मैंने कराया हुआ है पोटेंशियल वाले में, आप जाके देख लो कोई आपका। तो क्यू बाई 4 पाई, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये हो गया बी माइनस ए बाई बी, तो पोटेंशियल आ गया क्यू बाई बी माइनस ए अपॉन 4 पाई तो कैपेसिटेंस क्यू बाई बी, उससे क्यू को काट दो तो आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। समझ गए? ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पे एक और बात है, इसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, कैपेसिटी वाले में इसको कैपेसिटर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे तभी कैपेसिटर कहलाएगा। तो दिस सिस्टम कैन नॉट बी कॉल्ड एज कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिस्टम है, ठीक है। तो दिस सिस्टम कैन नॉट बी कॉल्ड एज कैपेसिटर क्योंकि चार्जेस इक्वल नहीं है। यहाँ तक आगे हमने कैपेसिटर निकालना, अब मैं और निकलवा रहा हूँ तो सिलेंड्रिकल बार-बार सर नहीं सर बी माइनस हाँ तब मेरी तरफ ही देखेंगे। तीसरा लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल ये बन गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। किसको चार्ज देंगे? आप मानेंगे, देना क्या है? मानेंगे, अंदर वाले को चार्ज मानेंगे, तो बाहर माइनस स्टूडेंट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अंदर वाले का रेडियस आप ए मान लो, बाहर वाले का रेडियस बी मान लो। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मैंने कैपेसिटर, मैंने सिलेंडर के सरफेस पे पोटेंशियल का फुल फॉर्मूला लिखा है। फिर बात में आ रहा है एम निकल जाएगा। बातें कर रहे हो, बताओ। सिलेंडर की कैपेसिटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने नहीं डिराइव करा है और जरूरत भी नहीं है, करते तो अब क्या किया जाएगा? जब आपको नहीं फॉर्मूला पता होगा तो प्लेट्स के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। पहली बात, इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से? तो ध्यान रखना है क्यू की वजह से होगी। गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना तो सिलेंडर के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कौन सा चार्ज अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है? जो चार्ज इंक्लूड कर रहा है वो क्यू कर रहा है। तो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो इंक्लूड होता है उसी का फ्लक्स लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो ये जो पॉइंट है वो क्यू डैश के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा लैम्डा, और इनफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर लेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया समझ में कि नहीं? ये बात समझ में नहीं? इनफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाई हुई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है। हां अच्छा, हाँ आपके साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर स्ट्रेट वायर इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो अभी करते हैं E = -dV। हाँ क्या कह रहे हो आप? ये सेंटेंस यहाँ से आ लिया। लैम्डा क्या होता है? ना वो लैम्डा लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ये होगा चार्ज पर लैम्डा जो है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ तो माइनस dv q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l r dr by r यहाँ तक समझ में आ गया तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ करूंगा इनर सरफेस का पोटेंशियल b मान लूंगा तुम बताओ आज आउटर सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा आउटर बाहर वाले का अर्थिंग कर दी तो जीरो जिस भी सरफेस की अर्थिंग होगी उसकी पोटेंशियल जीरो बाहर वाले की अर्थिंग तो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l इंटीग्रल dr by r कहां से कहां तक जिस सरफेस का पोटेंशियल v लिया है उसका रेडियस कितना है a जिस सरफेस का पोटेंशियल 0 लिया उसका पोटेंशियल b वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है डेरिवेशन नहीं लेकिन मैं करा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा हां दिमाग खुले तो dr by r का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है ln r नेचुरल लॉग r वेरी गुड तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा ये आ गया q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b माइनस ln a क्या होगा ln b माइनस ln b by ln a ये हो जाएगा नेचुरल लॉग b by a लॉग की प्रॉपर्टी बस c इक्वल टू q by v q से q कट जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b by a ये आ गया आपका कैपेसिटेंस सो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर डेरिवेशन की जरूरी नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l नेचुरल लॉग b by a इसको बेस 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस 10 हो जाएगा तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करने का मान है तो आप ऐसे कर दो 2 पाई एप्सिलॉन l 2.303 log b by आ गया ठीक है तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लेकिन अभी तक हमने जितने भी किए उसमें से आपसे पूछ सकता है तो स्पेशल कंडक्टर का पूछ सकता है ये थोड़ी सा एडिशनल है मान किया तो पूछेगा ठीक है अब अपने सिलेबस में जो है हम यहाँ पे क्या लिखा है अच्छा एक चीज देखना भाई क्या लिखा है जल्दी हो गया चलिए मैं क्वेश्चन इस पर देता हूँ क्वेश्चन मेरे को कर दीजिए एक प्लेट है उस पे 4 प्लस 1 और एक दूसरा प्लेट है बाहर निकाला इसने यहाँ पे कॉमन ले लिया इस पे 4 प्लस 2 ln डिवाइडेड ओके एक प्लेट है इस पे 4 q1 है और दूसरा प्लेट है इस पे 4 q2 है फाइन पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर है एनी हाउ वर्किंग कर लेते हैं फाइन पोटेंशियल डिफरेंस एरिया ऑफ प्लेट ये ले सकते हैं सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू b वो ब्रेक देता जल्दीबाजी कर रहे हो देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अब डायरेक्ट सरफेस पे पोटेंशियल तो नहीं पता है किसी भी वायर का सिलिंड्रिकल वायर क्या करेंगे आप प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना पहले ये गलती देखो मैं फ्लोट आएगा पक्का या तो सब लगा लो
देखो आप गलती कर रहे हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या वो जो भी आता ना, वो तब आता है जब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा। पहली बात तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा क्योंकि चार्जेस अलग है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका इस तरह का क्वेश्चन का, आप एक बीच में पॉइंट ले चल रहा है आईटी है। ये क्या कर दिया आपने? मुत्तर मार के अब इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से पहले वाले में से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1 इधर होगा और प्लस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ अंदर का ठीक समझ में आ गया? तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये होगा E1 माइनस E1 क्या होगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को क्या लिखेंगे? Q1 अपॉन सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, तो Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखोगे? तो हम 1/2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, Q1 माइनस कौन आ गया आपका? नाउ E is equal to V by D हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, dV by dr होता है, is equal to माइनस dV by dr होता है। और अगर आप एक प्लेट की पोटेंशियल V ले लें, दूसरे का पोटेंशियल 0 ले लें, तो dV की जगह पे V हो जाएगा और dr की जगह पे। तो आप कैपेसिटर के लिए V is equal to E into D ले सकते हो। तो पोटेंशियल कितना हो गया? 1/2a एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 into D। और अभी थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद है किसी को? रोशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये तो सबसे कॉमन है, तो मैंने बताया तो फालतू बताया। इसका तो सबको याद होना चाहिए, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये आपके सिलेबस में है। तो इसको छोड़ के तुम्हें सब याद है। ये d by a एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? वैसे यहीं तक छोड़ देंगे, 1/c Q1 माइनस Q2 by ये इसका कैपेसिटर, मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते थे जो ऊपर लिखा था, और उसको रिफाइन कर। तो अगर प्लेट्स की चार्ज अलग-अलग होंगे तो आप कैसे पोटेंशियल निकालोगे? समझ में आया? आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हाँ, अगर इसी जगह पे ये माइनस क्यू होता प्लस की जगह पे तो क्या होता? तो ऐड होता फील्ड, तब दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड होती। ये भी बात ध्यान रखना। सर अगर एक प्लस और एक माइनस हो, अरे वही तो बता रहा हूं। मतलब दोनों माइनस होते तब भी यही करते हैं। चलिए अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, एक सेकेंड, जो आप पैरेलल प्लेट बोलते हो उसको मैं स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर बोलता हूँ। ये आपके सिलेबस में है। चलने दो। आपके लैपटॉप का बढ़ेगा साइलेंट ऑन बाइट ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर जो आपको आना चाहिए। क्या होता है? ये दो प्लेट लोग लेंगे एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी और जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट का होगा उतना नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे होगा। तो इसमें होता क्या है? एक का प्लस सिग्मा और सर थोड़ा लेट आता है वो, बिगाड़ हो गया। ठीक है, ये माइनस सिग्मा। अब मुझे बताइए इधर क्या नाम,
चलो मैं 3 रीजन आपसे पूछ लेता हूँ आपको और ए बी और सी। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ। चलो बी पे ए पे किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की तरफ। सी पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज से दूर। अब याद रखना है दोनों का सिग्मा सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यानी यहाँ पे आउटसाइड कैपेसिटर, इसलिए इसको कैपेसिटर बोलते हैं, बाहर फील्ड नहीं होता है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, प्लेट के बीच में फील्ड होगा। तो पहला हम करने जा रहे हैं फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो फील्ड बिटवीन प्लेट कितना हो जाएगा? एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को q बाय a लिख सकते हैं। तो आपका फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और q बाय a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कौन क्या टॉपिक है? आपको मजा आएगा, यार होगा। क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर प्लेट के बीच में डिस्टेंस आप ले रहे हैं, मतलब गैप। जैसे जैसे एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पूरे रीजन में कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कि नहीं? अरे स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है। ठीक है, वहां साइन नहीं ले रहे थे लेकिन हम लेंगे। तो पोटेंशियल होगा माइनस E, dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा d। तो आपका माइनस साइन ये बता रहा है कि dV बाय dr यानी जो स्लोप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो हम क्या चाह रहे हैं? हाँ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अपूर्व पोटेंशियल का आर के साथ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाओगे तो ग्राफ ये बनेगा और इसके ग्राफ का स्लोप ही आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक? तीसरा पॉइंट, ये हमारी बात हो गई, पोटेंशियल की बात हो गई, फील्ड की बात हो गई। कैपेसिटेंस तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है E इंटू डी है। E आपने निकाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा को भी अगर तोड़ना चाहोगे तो इंटू डी। तो P इज इक्वल टू Q बाई V, तो करते ही आ रहे हैं हम लोग, और V हो जाएगा QB अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q को काट दो तो कैपेसिटेंस आपके आ गया एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। किसी के पास वेरिएशन है नहीं, पूरे सिस्टम का ही होता है। कैपेसिटेंस के बाद हम लोग जानेंगे चौथा पॉइंट, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। ये प्लेट क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक प्लेट दूसरा प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे। मुझे बताइए, मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसको फोर्स लगेगी QE। कितना फोर्स लगेगी?
Q into E, Q into E, कितना लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लूंगा पूर्व, याद रखना सिग्मा बाय 2 लूंगा, एक का फील्ड लेना, दोनों का नेट फील्ड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा को लिखोगे Q बाय A, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Q बाय 2 A एप्सिलॉन बस Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है? हमें फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फोर्स बिटवीन द प्लेट के बाद मैं चाहूंगा कि सारे फॉर्मूले एक जगह पे आ जाए। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाद में करेंगे, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C हाफ QV, तो ये आप याद होना चाहिए था, लेकिन बोल नहीं रहे। तो एनर्जी कैपेसिटर की जो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C हाफ QV, ये जो हाफ QV है ये किसी भी बॉडी की एनर्जी सेल्फ एनर्जी हम कह सकते हैं, और इसी में एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी हो गया हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया A into D, हाफ C हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और V को भी E into D लिख रहा हूँ मैं अपॉन A into D, इससे क्या होगा A से A कट जाएगा और D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह पे सम कर दिए, ठीक है? तो आज बैठ के सबने एनर्जी सर आपको पता है आपके लाइन पे एक मूवी बनी हुई है सर, वो यहाँ तक लिख लिया सबने, अभी सिर्फ फॉर्मूले हैं ये, मूवी टीवी देखी ठीक है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक आपको पता है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, जनरली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन वो कंडक्ट करते हैं, वो पोलराइज हो जाते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर सेपरेट हो जाता है, तो अगर आपने किसी कैपेसिटर में एक थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक रहती है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो होता क्या है, ये क्या करता है कि इंडक्शन करा देगा इसके अंदर, अपोज बोलने इंडक्शन कर देगा, पोलराइजेशन कर देगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो रीजन है ना, जहाँ एयर है वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट रहेगा, और जहाँ जहाँ मीडियम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉट होगा वो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो मीडियम होगा उसमें सिग्मा बाई या 1/k ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो खैर
हम ज्यादा नहीं जाते हैं इसके अंदर, हम लोग सीधा इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। किसी को याद है रोशन? याद रहता है तुम्हें बहुत ज्यादा? तो 1/k हो जाएगा। इसको रहता ऑनलाइन याद से। ऑफलाइन सुन लेता तो। रोशन बताओ कुछ। याद करो। A एप्सिलॉन नॉट, देखो d माइनस t, पहले तो t सीक्वेंस हट हटा और t की जगह पे t by k है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t by k, t थिकनेस घटा के इफेक्टिव थिकनेस t by k ऐड कर। है ध्यान अपूर्व कि नहीं? यस सर। नहीं ध्यान, इसका क्या नहीं, इसका बोर्ड पर ध्यान। ये तो बोर्ड के टॉपिक हैं। बोर्ड दिया सर, बोर्ड होता है। बोर्ड दिया कहाँ है? बोर्ड इतना दिन से मेरा 98 आया है। चलो तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे टाइम पे तो था ही C is equal to खत्म। ये एक्चुअली ना ये फॉर्मूला है, इसे क्वेश्चन नहीं आते। आप देखो अब यहाँ ध्यान रखना है। हाँ भी करते हैं सब लोग। शांत हो जाओ। क्या हुआ? कितना ये होल स्पेस, शांत हो जाओ थोड़ा सा। If whole space is filled with नीचे से dialectric, पहले ध्यान दोगे तभी तो दिमाग में बैठेगा। इधर अगर पूरे स्पेस को डायलेक्ट्रिक से भर दे तो P D के बराबर हो जाएगा। तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाई K। तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और D को बोलेंगे K टाइम्स के हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो सीधा हम लोग K टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर पहले कैपेसिटेंस C0 था तो अब K टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा, K C0। If whole space is filled with dielectric, capacitance increases by K times। ठीक है। दूसरा बहुत बच्चे हैं अच्छा अब अगर हम मेटेलिक स्लैब डालें तो क्या होगा? Instead of dielectric slab, metallic slab is used। बढ़ाएगा तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा K इनफाइनाइट होता है मेटल का K इनफाइनाइट होता है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा मेटालिक स्लैब के लिए A एप्सिलॉन नॉट D माइनस K। और पूरे स्पेस को अगर भर देंगे मेटल से, मेटालिक स्लैब से, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, लेकिन वो कैपेसिटर रहेगा ही नहीं, कैपेसिटेंस तो वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? शुरू में गड़बड़ा गया ना। लिख लिया था सबने इधर ऑनलाइन? अब मैं कुछ और चाह रहा हूँ। लिख लिया था? नहीं सर। सर एक बार नीचे लो। एक सेकंड। सुशांत क्यों नहीं कर रहे हो? सर एक दिन पहले होती है कि नोट यार पता नहीं लगा करने को तो मैंने
सर बोटनी के जगह ले लो सर। बॉन्ड का आप ले लिया करो सर। मैं बात करता हूँ अब अगर हम क्या है सर आपके लाइट भी चल रहा अगर हम मल्टीपल स्लैब यूज करें तो क्या होगा ये बताओ। अगर एक स्लैब की जगह पे हम मल्टीपल स्लैब यूज कर रहे हैं जो अभी है तो ये T1 ये T2 और T3 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 K3 तो जरा ध्यान से समझना है मुझे बताया जा आप लोग कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इस केस में ये एप्सिलॉन नॉट B माइनस सबकी थिकनेस को घटा दो और फिर T1 by K1 T2 by K2 plus T3 by K3 इसका मतलब है A एप्सिलॉन नॉट B माइनस समेशन ऑफ T प्लस समेशन ऑफ T by T क्या है यहाँ पे ऊपर ना T क्या है? D माइनस समेशन ऑफ T प्लस समेशन ऑफ T by लेकिन मैं इसको क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन है मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस और थिकनेस कितने तो तुमने ऑलरेडी कर दिए। कल बस एक बार लेंगे क्लास कल शाम को कल तो है केमिस्ट्री से साला तो कल काय कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं 7:30 से रख लेंगे खाना बनाने का टाइम रहता है। बस एक चीज के लिए इसके साथ रहना उसके बाद नहीं वो मजबूरी हो गई मुझे नहीं पता था सर RP11 के साथ लगा कल बार कैसे भी एडजस्ट करना कोई बोलेगा नहीं कोई मूवी सत्तर नहीं था आपको लेवल से बहुत ज़्यादा वैसे वो भी मैं चलो शांत समझना है इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा एक बार शांत इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का तो क्योंकि समय की कमी है तो जो लोग ट्राई करना वो करें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जहां जहां एयर होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा और जहां जहां मीडियम होगा मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा वहां ई नॉट बाई के इसका ग्राफ बनेगा ई नॉट थोड़ा सा नीचे बना फिर वापस ई नॉट फिर थोड़ा सा नीचे बना फिर वापस ई नॉट ऐसा ग्राफ आया समझ में नहीं लेकिन अगर ये मेटालिक स्लैब होता था यदि बताओ मेटालिक स्लैब होता तो क्या होता पूरी स्ट्रेट लाइन ये वाला खत्म हो जाता ये और ये जीरो हो जाता जहां जहां मेटल का स्लैब वहां जीरो वहां इलेक्ट्रिक भी होता है नहीं मेटल के अंदर जीरो नहीं होता ये बात समझ में आ गया यस सर अगर सेम देखो और अगर मैं पोटेंशियल और आर का ग्राफ लूं तब कैसा बनेगा सर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल आ जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा ना। ग्राफ तो वैसे ही होगा, लेकिन जहां जहां एयर वहां स्लोप ई नॉट, और जहां जहां मीडियम वहां स्लोप ई नॉट बाई के, स्लोप घट जाएगा। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ई नॉट थोड़ा सा कम कर दो, फिर वापस ई नॉट, फिर थोड़ा सा कम कर दो, फिर वापस ई नॉट, फिर थोड़ा सा कम, हाँ सही है। ये ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं? रोशन ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, ये पी और आर का, और ये पी और आर का, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहे और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बैटरी कनेक्टेड क्या करता है? बैटरी कनेक्टेड वी कांस्टेंट रखता है। बैटरी कनेक्टेड अगर है तो आपका वी कांस्टेंट होगा। अगर वी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ना है। यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? तब Q कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। बैटरी कनेक्टेड वी कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड। आपसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा कि ये कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड है, उसके प्लेट्स की सेपरेशन बढ़ा है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। और बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तब सेपरेशन बढ़ाना है तो क्या होगा? तो दोनों ही केस में आंसर बदलेंगे। क्वेश्चन आएगा तो आगे करेंगे, अभी हम लोग पे आपको बस एक ही याद रखना है, बैटरी कनेक्टेड में पोटेंशियल कांस्टेंट मानना है और बैटरी डिस्कनेक्टेड में चार्ज। जो मैं कराना चाह रहा हूं आपको, वो अभी उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। सीरीज एंड कैपेसिटर सीरीज capacitors in series and parallel. हाँ तो है अभी फॉर्मूला कुछ चीजें हैं बस थोड़ा सा देखें। C1 C2 पोटेंशियल V, पहली बात सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहेगा। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। सीरीज सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होगा, V जो है V1 और V2 दोनों कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। तो Q इक्वल टू V by CU और Q by C1 plus Q by C2। तो 1 by C equivalent 1 by C1 plus 1 by C2। समझ आ गया? पता है आपको तो C equivalent हो गया C1 और C2 कैपेसिटर का याद करो बहुत है। अब पोटेंशियल डिवाइडर है तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, यहाँ पर V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे अब एक तरीका बता, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q by C, तो क्योंकि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो जब V1 निकालूंगा ना तो ऊपर रखूंगा C2 और जब V2 निकालूंगा तो ऊपर रखूंगा C1। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, रेजिस्टेंस में भी आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस, बाकी सब आपने रेजिस्टेंस में किया हुआ है, और अगर हमने यहाँ पे भी वोल्टेज से अप्लाई किया हुआ है और ये रेजिस्टेंस R1 में रेजिस्टेंस R2 क्या सेम रहता है? सीरीज में करंट। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे को बता दो। V1 is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में R1 लोगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और ये V है तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज
हाँ 2 कैपेसिटर एंड 2 रेजिस्टेंस और सिमिलरली V2 हो जाएगा R2 और R1 प्लस R2 ठीक है तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है और उनके बीच में पोटेंशियल पूछता है एक का पोटेंशियल दूसरे का पोटेंशियल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और फिर पोटेंशियल पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो हाँ लिख लो साइड में तो याद रखने का आसानी रहेगी बस लॉजिक क्या लगाना है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है और वहां V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बड़े आगे लिख लिया इधर लिख लो कोई बात नहीं घबराना नहीं हो गया सबका हो गया अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल ये आपका पैरेलल सर्किट तो उससे C1 C2 और मैं क्या कर रहा हूँ ले लेता हूँ आपको पता है तो यहाँ पे क्या सेम रहता है यहाँ पोटेंशियल सेम रहता है वेरी गुड और यहाँ डिवाइड होता है तो करंट तो सीरीज सर्किट इज पैरेलल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल करंट डिवाइडर तो यहाँ पे आपका करंट जो होगा I वो I1 प्लस I2 के बराबर और I इज इक्वल टू I1 मतलब मैं हाँ पर यहाँ पे Q होगा मैं क्या कर गया दोनों को मिक्स कर देंगे Q होगा तो टोटल चार्ज Q इधर हो गया Q2 इधर हो गया Q1 तो आपका Q इज इक्वल टू V1 प्लस और Q इज इक्वल टू Q इक्वल टू V V1 into V से आपका C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस तो पैरेलल में इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 और क्योंकि ये चार्ज डिवाइड कर रहा है करंट डिवाइडर चार्ज डिवाइडर Q इज इक्वल टू CV तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो मुझे बताओ Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से बताओ C1 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल चार्ज और Q2 आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल चार्ज अब रेजिस्टेंस में क्या होगा पैरेलल में V सेम है V इक्वल टू IR करंट डिवाइड हो रहा है करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो आप मुझे बताओ क्या नाम है क्या बताना बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो अब मुझे बताओ I1 क्या होगा बिल्कुल समझना हो ध्यान दीजिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो I1 में R2 ऊपर रखेंगे और R2 और I2 में R1 ऊपर होगा R1 प्लस R2 पता नहीं क्या है उसमें नींद नहीं आ रही अब यहाँ से सर्किट सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा तो मैं पहले छोटे क्वेश्चन से आपको तुम कब से कर रहे हो आज से मतलब ऑफिस से इधर आज लिख रहा हूँ लिख रहे कोई
इधर ऑनलाइन में सबका हो गया? हाँ हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि सब लोग कर पाएंगे। सर वहाँ आज के लिए बहुत अच्छा फालतू में बात नहीं करते सर, आपके लायक देने सर हम तो सर आदमी फालतू भी दिखा रहे सर पोटेंशियल होगा 60/9 ये ना इसी क्वेश्चन ये ना कि कर सकते हैं सर मैं कर रहा हूँ सर, ये दोनों पागल की तरह पक करे जा रहे हैं मेरे आगे। सर पोटेंशियल होगा 61 and 81 है, चार्ज 51/61 क्या हो गया? सर ये सब ऐसे व्यक्ति है ना सर, ये ऐसे व्यक्ति है ना जिधर आपका काट नहीं जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलता है सर खाना गरम करो। अरे यार खराब हो गया सर किसी और में लगा दो। छुट्टी सर हो रहा थोड़ा भी ध्यान दीजिए। कितना दिया ही था कि सर पैरेलल में सर ऐड हो जाएगा। चार्ज निकालने के लिए पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो पैरेलल में उसको डिवाइड करेंगे 18/9 2 माइक्रोफैराड। इस सीरीज में ऐड नहीं हो रहा, समझ नहीं कर पा अरे सर वो मैं 18/10 बोल रहा था 9 सर। तो आपका जो आंसर होगा ठीक है वो होगा C इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया 2 माइक्रोफैराड, तो Q आ गया C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 2 into 10 20 माइक्रोकूलम। ये तो दोनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है। अब दूसरा आपका कहता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इसमें और इसमें निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए V1 Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C, तो C2 6 डिवाइडेड बाय 9/3 into टोटल चार्ज नहीं 4 को सॉरी। और V2 के लिए V2 मतलब 6 में निकालना है यानी 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 into 10। ठीक है आगे समझ में सबको अप्लाई करना। तो ये चीजें अच्छे से जानने के लिए देखते हैं। पहले क्या हुआ 20 हाँ बोलो। सर मैंने पहले वालों को पहले वालों के एक सीरीज है वो दोनों वेरी गुड। वाह 1 माइक्रोफैराड
कर दो इसे सब लोग ऐसे नहीं करते चार्ज उतना ही आ रहा है वही सोच के दिया हाँ तो पहले पैरेलल में है 1 2 3 + 1 पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा और फिर 6 के साथ सीरीज में तो 6 × 3 6 + 3 2 आ जाएगा q आ जाएगा 6 डिफरेंस भी वही होगा लेकिन वो वहां से कहानी बदल जाएगी वहां से कहानी कि, हाँ, आपका c इक्विवेलेंट 2 आ गया उसके बाद आप टोटल चार्ज आपके पास आएगा 20 माइक्रो वो 20 इससे जाएगा 6 माइक्रोफैराड से तो 20 जाएगा लेकिन यहाँ डिवाइड होगा तो फिर यहाँ ब्रांचिंग के फॉर्मूला लगा के 1 और 2 का अलग निकालो फिर उसके बाद वहाँ का रिजल्ट है उसके बाद कहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया वहाँ तक बोलो सर 40 सर जो 1 और 2 का जब पहले बताओ तुम्हें ये समझ में आया पहले ना ये पैरेलल में हाँ सर 2 और 1 डिवाइड होती है नहीं कैपेसिटर में ऐड होता है पैरेलल में और सीरीज में वो लगता है तो 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 6 सीरीज में 3 सर 20/3 and 40/3 सही है हाँ सर तो 2 माइक्रोकूलम इसका C इक्विवेलेंट आ गया C इक्विवेलेंट 2 माइक्रोकूलम सबको समझ में आ रहा है कई लोग क्या करते हैं कहते हैं सर ये सीरीज में है ऐसे कहते हैं सीरीज में जहाँ डिवाइड होता है वो सीरीज नहीं हो सकता तो ये दोनों पैरेलल में हैं ऐड होते हैं पैरेलल में तो वहां से मेरा आ गया C इक्विवेलेंट 20 आ गया तो Q C इक्विवेलेंट 2V 10 20 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज ये 20 माइक्रोकूलम का जो टोटल चार्ज है वो इसके तो पास करेगा इधर डिवाइड होगा अब Q1 मान लो इसको Q1 तो Q1 क्या करोगे Q1 Q = CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो 1 दूंगा 1 ऊपर दूंगा 1 + Q नीचे इनटू टोटल चार्ज 20 तो 20 माइक्रोकूलम बाय 3 आ जाएगा यस सर 20 माइक्रोकूलम बाय 3 आ गया और Q2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इनटू 20 माइक्रोकूलम तो ये हो जाएगा 40/3 सबका चार्ज आ गया सर अब पोटेंशियल निकालने के लिए Q = CV तो V = Q/C कर दो सभी चार्जेस को कैपेसिटर से डिवाइड कर दो उनके तो आपका आंसर आ जाएगा ओके सर अब करते हैं पैकेज कल हम लोग 7:30 में क्लास रख रहे हैं ठीक है सर आपके वन नहीं था सर एक बस लास्ट टाइम उसके बाद कल सर एक डाउट क्लास ले लेंगे अच्छा ले लेंगे फ्राइडे से पहले ले लेंगे 2 चैप्टर का सर कोई ऐसा क्लास उसको जिसको लेते फिजिक्स बाकी हाँ कुछ सर वो लोग कुछ शोर मचाते हैं बोलते हैं हम लोग शोर मचाते हाँ सर वो कौन है केरला आपको उसको वही मेरा सर कौन है सर वो सर कौन सा आदमी के बाद वो कमेंट वो हाँ सर अभी आपको दिखाएंगे सर
सर्किट जहाँ मानसू बैठा है। जल्दी से मेरे को 11 कैंसिल करो जल्दी से जाओ देख लो ना भाई, ये हमको पता चल गया है। चुप नहीं हुआ। तो क्या हो गया आंसर ठीक है तो 4/3 तो इसमें क्या है कि ये जो दो सी है ना ये जो दो सी है वो आपका पैरेलल में है शांत सब लोग हो जाओगे सही में स्कोर बहुत ज्यादा होगा फिर मैं खा गया उसमें भी तो भी और थोड़ा पढ़ तो देखो सी और सी पैरेलल में तो 2c और 2c फिर c के साथ सीरीज में तो 2 into 1 over 2 plus 1 2/3c और c की वैल्यू 2 चलिए ये वीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा यस सर बीच वाला दार कर देंगे अच्छा चलिए मैं अभी बोर्ड पे बात करें Find C equivalent Genesis system. तो याद रखना है अगर इस तरीके से होगा तो ये इसको शॉर्टिंग कर देगा इसको शॉर्ट कर देगा इसके दोनों पॉइंट कंडक्टर का ये काम होता है अलग अलग एक कंडक्टर में अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल हो जाएंगे इसकी वजह से ये काम नहीं करेगा तो आपका जो भी चार्ज जाएगा वो ऐसे जाके ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाएगा तो आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2 ठीक है पूरा खाना बना लिया। ने भेजा सब सब कुछ क्या नहीं बना चलिए इसे बड़ा सर ये बीच वाला गायब हो गया थोड़ा प्लास्टिक और ऐड करो शांत 2c सर 2c होगा वो बीच वाला गायब हो गया ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये सी काम नहीं करेगा आंसर हो गया की बात सरकार चलो क्वेश्चन नंबर सर इसका सर मेरे क्लास में सर 11/6 सर 11/6 होना चाहिए इसका 11/2 तो तेरा चलो जल्दी से सर 11/6 तो आप लोग ठीक है ये सोल्व करेंगे ठीक है भाई
हाँ तो भेजो अच्छा हाँ रोशन डाउट हो गए आ जाओ हाँ हाँ तो अबे क्या कह रहे थे? कह रहा गंजी टाइट पे मारेगा। नहीं कह रहा है कि मेरे कंप्यूटर की भी आंसर दो। ना वो म्यूट करो पिंक लाइन क्या कह रहे बाबा? क्वेश्चन है ये पांडे पांडे हिमांशु सुनो शांत से जरा मैं बताऊं फिगर 4 की इक्विवेलेंस सराउंडिंग ऑफ द पॉइंट चार्ज q if p1 and p2 be the distance between them so p1 और p2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इसका सर पोटेंशियल डिफरेंस That T1 sir greater over पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो आपने क्या किया p1 p2 के बारे में रिलेशन बताया कि p1 p2 क्या है ये बात यूनिफॉर्म नहीं है non uniform greater or greater than T2. Sorry, sir, T2 greater than T1. Sir, second option. नहीं सर सभी क्वेश्चन वो पढ़ने ही मन नहीं कर रहा है। आज थोड़ा रेस्ट देखो लेबर लास्ट ईयर किए थे। ओए सारे साल में आप रीड कर लो मैं बता फिर भी तो हो ही जाएगा सीट बड़ा पता है ना सिलेक्शन साथ चल रहे हैं बहुत जरूरी चीज है। भाई बहुत लेने वाले हैं बहुत भूख लगा है।